सेनापति के आदेश पर ऐरात नगर का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था। सुबह हो चुकी थी। पिछली रात से ही वहां से बाहर जाने वाले सभी व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। मुख्य द्वार पे काफी संख्या में भीड़ लग चुकी थी। यवन का एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर भीड़ के बीच गया और जोर से बोला, आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि सभी कतार में खड़े रहें और साथ ही सभी अपना चेहरा खुला रखें। और यदि आपके पास कोई राजपत्र या राजमोहर है तो उसे अपने हाथ में रखें। जिनके पास राजमोहर या राजपत्र नहीं होगा उन्हें नगर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। वहां उपस्थित सभी लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नगर से बाहर निकलते वक्त पहचान पत्र नहीं देखा जाता था। सैनिक ने आगे कहा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नगर की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि एक दुश्मन हमारे बीच गुप्त रूप से घुस आया है और हमें उसकी ही पहचान करनी है। हमें आप सभी से सहयोग की पूर्ण उम्मीद है। हमारा उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है। गांधार का गुप्तचर भी वहीं खड़ा था और उसकी निगाहें चाणक्य को ही ढूंढ रही थी। एक एक कर सबकी जांच होने लगी। सभी अपना सहयोग दे रहे थे। लगभग आधा दिन बीत चुका था, लेकिन उस गुप्तचर को वहां ना ही चाणक्य दिखाई दिए और ना ही उनका कोई साथी। वो बेचैन होने लगा। वो गुस्से में खुद से बोला, ये लोग अभी तक छिपे कहां हैं? दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ये अभी भी नगर के भीतर ही तो नहीं छिपे हैं? अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी उसकी पहचान का एक सैनिक उसके पास आया और बोला, तुम्हें दिखा तुम्हारा गुप्तचर? गांधार के गुप्तचर ने मायूसी में ना में सर हिला दिया। ये देख उस सैनिक ने कटाक्ष करते हुए कहा, ज्ञात होता है उस गुप्तचर ने गुप्तचरी की शिक्षा तुमसे भी अच्छी हासिल की है, इसीलिए तुम उसे नहीं पकड़ पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे पहुंचने से पहले ही यहां से निकल गया? गुप्तचर बोला, नहीं, यह असंभव है। इतने कम समय में यहां से निकलना मुश्किल है। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी गांधार का वो व्यापारी अपनी घोड़ा गाड़ी और सेवक के साथ वहां आया। उसे देख गुप्तचर बोला, तुम कहां जा रहे हो? व्यापारी बोला, मैं सराय में था कि तभी वहां मेरी पहचान का एक अन्य व्यापारी आया। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने नजदीक के ही मलेत गांव में एक खुली शिखा वाले ब्राह्मण को देखा। उसके साथ एक बालक भी था। मुझे लगता है कि वो वही है और किसी प्रकार हमसे पहले यहां से बाहर निकल गए। ये सुनकर गुप्तचर का दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगा कि वो लोग यहां से बाहर कैसे निकल गए, लेकिन फिर उसे यह विचार आया कि चाणक्य बहुत चतुर है, कुछ भी कर सकते हैं। व्यापारी बोला, आप क्या सोच रहे हैं? मेरी मानिए, मेरे साथ चलिए। मलेत यहां से ज्यादा दूर नहीं है, हम तुरंत ही उन्हें पकड़ लेंगे। गुप्तचर को व्यापारी की बात सही लगी। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यदि तुम्हारी कही हुई बात झूठी निकली तो याद रखना, तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर व्यापारी सकपका गया। गुप्तचर ने व्यापारी को रुकने के लिए कहा और यवन के सेना प्रमुख को एक किनारे ले जाकर बोला, आप द्वार पे हो रही जांच को जारी रखिएगा। हम यूं ही किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो बहुत ही चतुर इंसान है। मैं उस व्यापारी के साथ उन्हें ढूंढने मलेत गांव जा रहा हूं। सेना प्रमुख बोला, और यदि वो तुम्हें मलेत में भी नहीं मिले? गुप्तचर बोला, तो मैं इस व्यापारी और इसके सेवक को वहीं मौत के घाट उतार कर वापस आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सेना प्रमुख ने सहमति में अपना सर हिलाया। गुप्तचर व्यापारी और सेवक के साथ ऐरात नगर के बाहर निकल गया। इधर गुफा के भीतर इरावती और सुकन्या बंधे बंधे इरावती के रिश्तेदारों के वहां पर आने का इंतजार कर रहे थे। सुकन्या चाहती तो उन्हें आवाज लगाकर बुला सकती थी, लेकिन उनके आते ही धन की बात कहना उन दोनों को शक के घेरे में डाल सकता था। तभी वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति इरावती के पास आया और बोला, अब बताओगी धन का पता या अपनी जान दोगी? इरावती बोली, हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि धन कहाँ है। मैं जगह का नाम नहीं जानती, लेकिन आपको वहां ले जा सकती हूँ। उस व्यक्ति ने खुश होकर कहा, लगता है रात भर की थकान के बाद अकल आई गई। अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी प्रकार का धोखा या चालाकी की तो दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। इरावती और सुकन्या चुप रही। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा।
कुछ ही देर में वो व्यक्ति अपने सभी साथियों के साथ इरावती और सुकन्या के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर तक चलने के बाद वो एक आश्रम के नजदीक घने जंगलों में पहुंच चुके थे। वो व्यक्ति बोला, कहाँ है धन? इरावती सामने इशारा करते हुए बोली, सामने जो पेड़ है उसके बगल से पतला रास्ता जा रहा है। उस पे चलकर आगे एक ऐसी जगह आएगी जहां चारों तरफ पेड़ों का झुरमुट है और बीच में खाली जगह। वहीं वो सारा धन गड़ा है। वो लोग सावधानी से उन दोनों को लेकर आगे की ओर बढ़ने लगे। इस बीच सुकन्या ने उन सबकी नजर बचाकर अपने हाथों की रस्सी खोल ली थी। उसने मौका पाकर इरावती की रस्सी भी खोल दी। सभी चले जा रहे थे कि तभी सुकन्या ने गिरने का बहाना किया और अपने हाथों में सूखी मिट्टी भर ली। उसने बगैर समय गवाए फुर्ती से घूमते हुए वो मिट्टी उन लोगों की आंखों में डाल दी। इससे पहले कि वो लोग संभलते, सुकन्या इरावती को पकड़ तेजी से दूसरी दिशा की ओर भागी। अचानक हुए इस हमले से वो लोग खुद को संभाल नहीं पाए थे। जैसे ही उनकी आंखों से मिट्टी हटी, वो सुकन्या और इरावती की तरफ तेजी से भागे, लेकिन वो दोनों एक साई की तरह उस घने जंगल में गायब हो चुकी थी। इधर इरावती और सुकन्या बचते हुए भाग रही थी कि तभी इरावती बोली, हम ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। वो लोग हमें ढूंढते हुए जल्दी दोबारा पकड़ लेंगे। सुकन्या बोली, ऐसा नहीं होगा। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? तब सुकन्या मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि ये जंगल एक भूल भुलैया है। जब तक वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, तब तक हम आश्रम पहुंच चुके होंगे। इरावती हैरान थी। सुकन्या ने उसे कहा, चलो जल्दी। अब इरावती सुकन्या के दिखाए रास्ते पे तेजी से दौड़ रही थी और कुछ ही देर में दोनों जंगल से बाहर निकल चुके थे। जहां सुकन्या ने इरावती के प्राण बचा लिए थे, वहीं अपने ऊपर हुए प्राणघातक हमले से विशाखा अभी भी सदमे में थी। उस पर हमला होने के बाद दरबार में एक सभा बुलाई गई, जिसमें विशाखा और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। वहां अमात्य और मंत्री शंभुनाथ भी उपस्थित थे। महाराज धनानंद ने सभा का प्रारंभ करते हुए कहा, आप सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को ज्ञात होगा कि कल रात हमारी खास सेविका विशाखा पर हमला हुआ था। उसने किसी तरह खुद को बचाया। मुझे जल्द से जल्द इस हमले की जांच का परिणाम चाहिए। आप सभी अपनी अपनी राय दे सकते हैं। तभी एक सैनिक ने कटार लेकर दरबार में प्रवेश किया। महाराज बोले, यही वो कटार है जिससे कल रात विशाखा पर हमला हुआ था। शंभुनाथ ने कटार देखते ही कहा, यह कटार तो वज्जीगण राज्य की प्रतीत होती है। इस पर वहां का राजचिन्ह भी अंकित है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वज्जी के विद्रोह की आग राजमहल तक पहुंच गई हो? ये सुनते ही अमात्य के चेहरे पर चिंता दौड़ गई। उन्होंने मनी मन सोचते हुए कहा, ऐसा कैसे संभव है? विद्रोह की आग तो मैंने भड़काई है, फिर विद्रोही यहां कैसे पहुंच गया? यदि ऐसा होता तो इसकी जानकारी मुझे अवश्य होती। तभी विशाखा बोली, महाराज क्षमा करें, लेकिन मुझे अब वज्जी की ओर जाते हुए डर लग रहा है। अगर मैं यहां राजमहल में ही सुरक्षित नहीं हूं तो वज्जी में कैसे रह सकती हूं? वो तो दूसरा प्रदेश है, वहां तो जान भी जा सकती है। महाराज धनानंद बोले, तुम्हें डर कैसा? तुम्हारे साथ मगध के महाराज धनानंद जा रहे हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। विशाखा बोल पड़ी, महाराज मैं क्षमा चाहूंगी, मैं आपका आदेश टालना नहीं चाहती, किंतु यदि मैं जीवित ही ना रही तो फिर आपका मनोरंजन कैसे कर पाऊंगी? अमात्य की योजना पर जैसे पानी फिरने लगा था। वो कैसे भी करके विशाखा को वज्जी भेजना चाहते थे। अमात्य ने तुरंत कहा, विशाखा तुम्हें डरने की क्या आवश्यकता है? महाराज धनानंद जैसे महान योद्धा के होते हुए तुम्हें डर लग रहा है? ये तो महाराज का अपमान होगा। विशाखा धीरे से बोली, क्षमा करें महाराज, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन छुपकर वार करने वालों के लिए यह शब्द कोई मायने नहीं रखता। हम प्रत्यक्ष से लड़ सकते हैं, लेकिन जो छुप कर आए और अचानक प्रहार करे, उससे कैसे बचेंगे? अमात्य अपनी बात रखते इससे पहले ही शंभुनाथ बीच में बोल पड़े, महाराज मुझे लगता है कि हमें इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। आखिर विद्रोही महल तक कैसे पहुंचा? महाराज आप पुराना माने
तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा। महाराज बोले, कहिए मंत्री शंभुनाथ। शंभुनाथ बोले, आप विशाखा को अपने साथ ले जाइए और उनकी सुरक्षा में स्वयं सेनापति भुजंग को तैनात कर दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सेनापति भुजंग खुद के होते हुए कभी भी विशाखा पर आंच नहीं आने देंगे। ये सुनते ही अमात्य को समझ में आया कि शंभुनाथ ने उन्हें उनके ही खेल में फंसा दिया है। महाराज ने सोचते हुए कहा, यह बहुत ही उत्तम विचार है मंत्री शंभुनाथ। फिर वो सेनापति से बोले, सेनापति भुजंग, आप भी हमारे साथ वज्जी के लिए प्रस्थान करेंगे। हम विद्रोहियों को कुचलने की तैयारी करेंगे, वहीं आप विशाखा की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। और ध्यान रहे, अगर उसकी सुरक्षा में कोई चूक हुई तो उसका परिणाम आप जानते ही हैं। इस बात का फैसला कर महाराज दरबार से चले गए और साथ में विशाखा भी। सेनापति भुजंग और अमात्य का चेहरा उदास हो चुका था, क्योंकि वो महाराज की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। अमात्य भुजंग से बोले, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वज्जी का विद्रोह यहां तक कैसे पहुंच गया। कहीं कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा। अमात्य और भुजंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर विद्रोही महल तक पहुंचा कैसे। इधर विशाखा राज दरबार से निकल सीधे अपने कक्ष में आ गई थी, लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। विशाखा ने पलट कर देखा तो सामने मुरा खड़ी थी। मुरा बोली, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना कि कल रात किसी ने तुम पर जानलेवा हमला किया, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। मुरा की बात सुनते ही विशाखा की आंखें नम हो गई। वो तुरंत अपने स्थान से उठी और मुरा के गले लग गई। मुरा के गले लगते ही विशाखा को यह एहसास हुआ कि शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी इस महल में कोई है जो सच में उसकी चिंता कर रहा है। मुरा ने उसे संभाला और उसे पीने के लिए पानी दिया। पानी पीने के बाद विशाखा बोली, दीदी आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके साथ इतना गलत किया और फिर भी आप। ये सुनकर मुरा बोली, तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, उल्टा तुमने तो मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम पे किसने वार किया? विशाखा बोली, नहीं, लेकिन जो कटार मिली है उससे यही प्रतीत होता है कि वज्जी से कोई विद्रोही है जो मुझ पर हमला करने आया था। लेकिन उसकी मुझसे क्या दुश्मनी? मुरा उसे समझाते हुए बोली, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। अब तो सैनिक सजग हो गए होंगे, अब वो दोबारा तुम पे हमला करने का साहस नहीं करेगा। हाँ दीदी, लेकिन यदि वो यहीं हुआ तो कभी भी मौका पाकर दोबारा हमला कर सकता है। ये सुनकर मुरा बोली, हाँ हो सकता है, पर तुम चिंता मत करो, मैं भी तो हूं। यदि मुझे उस हमलावर के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। विशाखा ने आस में हाँ में सर हिला दिया। इधर वो व्यापारी और गुप्तचर चाणक्य की तलाश में सिकंदर के खेमे से कुछ दूर आ चुके थे। राह पे चलते हुए जैसे ही वो व्यापारी एक तालाब के निकट पहुंचा तो उसने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी। ये देख गुप्तचर बोला, क्या हुआ, गाड़ी यहां क्यों रोक दी? व्यापारी बोला, घोड़ों को प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दूं? गुप्तचर ने हामी में सर हिला दिया। व्यापारी ने गाड़ी से घोड़ों को खोला और उन्हें तालाब के निकट ले गया। घोड़े पानी पीने लगे। गुप्तचर भी थोड़ा आगे बढ़ा और अपने घोड़े को पेड़ की छांव में खड़ा कर व्यापारी की ओर बढ़ा। तभी उसे गाड़ी के भीतर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो गाड़ी के पास गया तो देखा उसमें बड़े बड़े थैले रखे हुए थे। वो बोला, ये गाड़ी के भीतर क्या रखा है? व्यापारी बोला, बेकार पड़ा हुआ अन्न है, वापस ले जा रहा हूं। गुप्तचर ने एक थैला खोला तो उसमें बेकार हो चुका अन्न था। अब वो तालाब की तरफ आ गया। घोड़ों को पानी पीते समय लग रहा था। ये देख गुप्तचर बेचैन होते हुए बोला, तुम अपने सेवक को कहो वो ये गाड़ी लेकर आएगा और तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठकर चलो। व्यापारी ने भय से हाँ में सर हिला दिया। अब निकलने से पहले गुप्तचर फटाफट तालाब के पास जाकर अपना मुंह धोने लगा कि तभी किसी ने उसकी गर्दन पे तलवार रख दी। गुप्तचर संभल के पीछे मुड़ा तो देखा कि सामने चाणक्य और चंद्रगुप्त खड़े हैं और उसकी गर्दन पे तलवार रखने वाला नायक था। वो उन तीनों को वहां देख सकपका गया। चाणक्य बोले, इतनी जल्दी कहां है जाने की? वो सब गुप्तचर की हालत देख मुस्कुरा रहे थे।
गुप्तचर बोला, तुम यहां कैसे पहुंचे? चाणक्य बोले, हम तो तुम्हारे साथ ही थे, गाड़ी के भीतर, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी थी कि तुमने हम पे ध्यान ही नहीं दिया। खैर, अब वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें हमारे पीछे किसने भेजा है? गुप्तचर समझ चुका था कि वो फंस चुका है, लेकिन चाणक्य को देख उसके मन में कई प्रश्न थे। वो अब हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि जब यह व्यापारी आपके साथ मिला हुआ था तो आप सीधे भी निकल सकते थे, मुख्य द्वार क्यों बंद करवाया? इतना सब नाटक रचने की क्या जरूरत थी? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि हमने तुम्हें सराय आते हुए देख लिया था और हम जानते थे कि आसानी से तुम हमें जाने नहीं दोगे, हमें रोकने का कोई ना कोई प्रयास जरूर करोगे। इसलिए वहां से बाहर निकलने के लिए आवश्यक था तुम्हारे ध्यान को भटकाना और तुम्हारी ताकत को आंकना। यदि हम भागने का प्रयास करते तो तुम शायद अपने मित्रों से कहकर हमें द्वार पे ही पकड़ लेते। और नीति यही कहती है कि दुश्मन को पहले आंको और फिर अपनी रणनीति बनाओ। गुप्तचर समझ चुका था कि उसने चाणक्य के बारे में जितना सुना था वो उससे कहीं ज्यादा चतुर है। चाणक्य आगे बोले, अब प्रश्न खत्म हो गए हो तो हमें यह बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें हमारे यहां होने की सूचना दी थी? चाणक्य का प्रश्न सुन गुप्तचर मौन रहा। तभी उसकी दृष्टि नायक द्वारा अपनी कमर में खोसी हुई कटार पे पड़ी। उसने बिना एक पल गवाए नायक को धक्का दे वो कटार अपने हाथ में ले ली और चाणक्य को निशाना बना उन पर कटार चला दी।